भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम विवाह योगों की बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे धनु लग्न में विवाह के क्या योग बनते हैं। विवाह के अनेकों योग होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ प्रेम विवाह और अरेंज विवाह दो ही योगों की बात कर रहे हैं। और यह एक ऐसा योग होता है, यह आसानी से घटित हो जाता है। ऐसे योग वाले जातकों की शादी समयानुसार हो जाती है, अनावश्यक विलंब नहीं होता है। अब यहाँ पर आप उदाहरण कुंडली में देख पा रहे होंगे कि केतु जो कि चतुर्थेश है और अपने भाव से सप्तम होकर दसम भाव में कन्या राशि में बैठा है, तो यह जातक के प्रेम विवाह के लिए जिम्मेदार होता है। और सही समय पर इसकी दशा आ जाए तो यह प्रेम विवाह करवा देता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि यह केतु सिर्फ प्रेम विवाह ही नहीं करवाएगा, बल्कि इसकी स्थिति यहाँ पर ऐसी हो गई है कि यह अरेंज मैरिज भी करवा सकता है। यहाँ इसकी स्थिति पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि यह जितना प्रेम विवाह करवाने के लिए जिम्मेदार है, उतना ही यह अरेंज विवाह करवाने के लिए भी हकदार है। और इसका कारण स्पष्ट है कि चतुर्थेश होकर अपने भाव से सप्तम बैठा है, तो यह प्रेम विवाह का कारक हो गया। और इसी के साथ साथ यह सप्तम भाव को एक्टिव कर रहा है और इसकी उच्च राशि सिंह जो कि नवम भाव में है, वहां से यह दूसरे बैठा हुआ है, तो यह दूसरा और सातवां दोनों भाव एक्टिव करता है। इस वजह से यह अरेंज विवाह के लिए भी उतना ही जिम्मेदार होता है। तो धनु लग्न में दसम भाव में कन्या राशि का केतु बैठा हो तो आप मान लीजिए कि यह प्रेम विवाह भी करवा सकता है या अरेंज विवाह भी करवा सकता है, यानी दोनों ही स्थितियों के लिए यह केतु जिम्मेदार होता है। यहाँ पर आप आंख मीचकर यह नहीं कह सकते कि यह सिर्फ प्रेम विवाह ही करवाएगा। दोनों में से यह कोई भी विवाह करवा सकता है, यानी दोनों तरह के विवाह का चांस बन जाता है। लेकिन इस केतु की एक खासियत यह होती है कि यह विवाह समयानुसार करवा देता है। विवाह में अनावश्यक विलंब बिल्कुल भी नहीं होता। केतु यदि नक्षत्र स्वामी हो तो फिर कहने ही क्या, बिल्कुल समय से विवाह हो जाएगा। और यदि इसका दशाकाल हो तो भी समय से विवाह होगा। दसम भाव का यह केतु जातक को थोड़ा उतावलापन देता है, जल्दबाज स्वभाव का होता है, सोचता कम है, बिना सोचे कुछ भी कर डालता है। अब उसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, अच्छे बुरे, लेकिन जातक के स्वभाव में जल्दबाजी होती है। यदि इस केतु का दशाकाल हो तो जातक के ननिहाल में यानी मामा मौसी इनको कष्ट का सामना अवश्य करना पड़ता है। धन के मामले में यह केतु बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। इसमें सिर्फ खराबी यही है कि यह जातक के ननिहाल को कष्ट देगा, स्वभाव में उतावलापन भर देगा। बाकी धन परिवार कुटुंब इस मामले में बहुत बढ़िया फल देता है। आइए अब बात करते हैं अरेंज विवाह के बारे में। तो जैसा कि आप उदाहरण कुंडली में देख पा रहे होंगे, बुध यदि लग्न भाव में धनु राशि में ही बैठा हो तो यह जातक का अरेंज विवाह करवा देता है। पर इस बुध की स्थिति पर भी जरा गौर कर लीजिए। दसम भाव में इसकी उच्च राशि कन्या है, तो दसम भाव तो बढ़ेगा, पर दसम भाव में अपनी उच्च राशि से यह चतुर्थ भाव की दूरी पर बैठा है, तो चतुर्थ भी बढ़ना चाहिए। पर चतुर्थ में आप देखेंगे तो इसकी नीच राशि कन्या पड़ी हुई है। इस वजह से इस बुध के फल यहाँ पर संदिग्ध हो जाते हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दसम और चतुर्थ दोनों भाव एक्टिव होते नजर आएंगे। और इसी कारण यह इन दोनों ही भावों के उपयुक्त फल नहीं दे पाता है, क्योंकि अपनी उच्च राशि से चतुर्थ है और चतुर्थ में इसकी नीच राशि मीन पड़ी हुई है। तो यह स्थिति भी इसको चतुर्थ भाव के
सही फल नहीं देने देती है, यानी यह उपयुक्त फल नहीं दे पाता है। अब आप कहेंगे कि चतुर्थ में नीच है, तो चलिए चतुर्थ के फल छोड़िए, दशम के फल तो देगा, क्योंकि दशम में तो इसकी उच्च राशि कन्या पड़ी हुई है। तो यहाँ पर आप फिर द्विधा में फंसेंगे, या कह लें यहाँ पर आप फिर चूकेंगे। यह ठीक है कि दशम में इसकी उच्च राशि कन्या है, लेकिन यह भी देखना होगा कि बुध की मीन राशि जो कि नीच राशि है वह चतुर्थ भाव में है, और अपनी नीच राशि मीन से इस बुध की दूरी दशम भाव की है। तो नीच राशि से दूरी के फल भी संदिग्ध ही रहते हैं। संदिग्ध क्या रहते हैं, वह दे ही नहीं पाता है। यहाँ दोनों तरफ से बुध फसावट में आ गया है। तो बुध की यह स्थिति जातक के पिता के लिए कष्टकारक सिद्ध होती है, क्योंकि अपनी नीच राशि से यह दशम हो गया है। ऐसे में जातक यदि साझेदारी का व्यवसाय कर ले तो उसमें भी सफलता संदिग्ध ही रहेगी। प्रेम विवाह के मामले में भी यही स्थिति रहेगी, यानी साझेदारी, प्रेम विवाह, इनमें वह सफल हो जाए इस बात की गुंजाइश कम ही रहेगी। तो इस बुध को समझने के लिए आप इस बुध के दशा काल के दो हिस्से कर लीजिए। दशा का जो प्रथम भाग है उसमें यह कष्ट देगा, यानी अपने नीच फल देगा, और जो दशा का दूसरा खंड है, दूसरा काल है, उत्तरार्ध है, उसमें यह बहुत अच्छे फल देगा। इसको प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका यही है, फर्स्ट हाफ में तकलीफ देगा, सेकंड हाफ में सब सही रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर बुध सप्तमेश है और इसकी दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, तो यहाँ यह सप्तम भाव को एक्टिव कर देगा। और सप्तम भाव में जो मिथुन राशि पड़ी है, यानी काल पुरुष की कुंडली का तीसरा भाव, तो यह तीसरे भाव को डीएक्टिवेट कर देगा। और इसका परिणाम क्या होगा, जातक का जीवन साथी ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। अब प्रभावशाली से मेरा मतलब ये नहीं है कि वह कोई कलेक्टर, कमिश्नर या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होगा, वो इस पर हावी रहता है, जातक पर जीवन साथी हावी रहता है। कहने का कुल मतलब इतना ही है। अब जो तीसरी स्थिति की हम बात करते हैं कि यदि किसी जातक की कुंडली में ये दोनों ही योग मौजूद हों, यानी कि केतु दशम भाव में बैठकर प्रेम विवाह का सूचक, लग्न में बैठकर बुध अरेंज विवाह का सूचक, तो इस स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पर इस केतु और बुध की स्थिति को देखकर आप एक बात तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह जातक प्रेम संबंधों में अवश्य लिप्त रहा होगा, चाहे इसका प्रेम विवाह हुआ हो या ना हुआ हो, यानी उसमें सफलता मिली हो या नहीं मिली हो, लेकिन इनका मन विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित रहता ही है, यानी ये कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं। और आपके पास कोई इस तरह की कुंडली हो जिसको आप जानते हो, तो आप इसको प्रायोगिक रूप में पूछ कर देखिए, आपको निश्चित यही उत्तर मिलेगा। यानी इन ग्रहों की दशा काल चल रही हो इसकी वैवाहिक उम्र के आसपास, तो यह प्रेम संबंधों में उलझ जाता है। अब बुध यहाँ पर इतना ज्यादा संदिग्ध हो गया है कि यहाँ पर आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमारे अनुसार यदि ये जातक अरेंज विवाह करते हैं तो ये ज्यादा सफल रहेंगे। इनका वैवाहिक जीवन अरेंज मैरिज में ज्यादा सफल रहेगा बनिस्पत की लव मैरिज के। तो आज आपने बुध की यह स्थिति देखकर समझ लिया होगा कि शास्त्रों में क्यों कहा गया है कि बुध बहुत नोटोरियस ग्रह है, इसकी समझ किसी को नहीं पड़ती। उसका कारण यही है। और हमने बहुत पहले बुध के बारे में एक वीडियो भी बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं कि बुध किस तरह से फल देता है। आज हमने आपको प्रायोगिक तौर पर यह बताया कि यह बुध इतना संदिग्ध क्यों होता है। तो आशा है आपको आज की बात समझ में आ गई होगी।
अब इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।